तो फाइनली ये मूवी आ गई एंड बिलीव मी, स्टोरी भले ही छोटी हो बट धुआंधार फाइट सीन देखने को मिलती है जिसे देखकर तो आप भी कहेंगे मजा आया। ये कहानी पिछले एपिसोड की खलनायिका का नहीं बल्कि उसी की तरह ताकतवर एक और कैरेक्टर का है। बट उन दोनों का आमना सामना जरूर होता है और जब उन दोनों का आमना सामना होगा तो उन दोनों में क्या लड़ाई होगी या नहीं ये तो आपको आगे ही पता चलेगी। अभी के लिए इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक दृश्य से। जस्ट लाइक पार्ट 1 ये कहानी भी स्टार्ट होती है एक तबेले से जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची खून से लथपथ होती है एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमें ऑलरेडी पार्ट 1 की स्टोरी पता है, हम कह सकते हैं कि इसी ने उन सारे जानवरों को मारा होगा। साथ ही इसे एक आवाज भी सुनाई देती है जिसमें कोई पर्सन इसे अपने पास बुला रहा होता है। मे बी ये सब उसके दिमाग के अंदर हो रहा होगा क्योंकि हमें आसपास तो ऐसा कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता और साथ ही इसका सर भी दर्द से फटा जा रहा होता है सो अलग, जिसके थोड़ी देर बाद एक डॉग उस पर अटैक भी करता है जिससे कहानी शिफ्ट होती है उसके अडल्टहुड में। दरअसल ये उसका अडल्टहुड नहीं होता बल्कि उसकी मॉम का अडल्टहुड होता है। मींस की कहानी अभी उस टाइम पीरियड में चल रही है जिस वक्त ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी। इस कैरेक्टर को वैसे कोई नाम नहीं दिया गया, इसे द गर्ल कह के बुलाया जाता है सिंस कि इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है फॉर सम टाइम ओनली इन द बिगिनिंग। बट कंसीडरिंग द फैक्ट शी इज क्यूट, लेट्स कॉल हर मिस युन, जो कि पिछली कहानी में भी मेन कैरेक्टर का नाम था। और साथ ही इसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसे इसके बारे में सब कुछ पता होता है, जो कि इसे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में चिढ़ाने लगती है कि पिछली रात उन दोनों ने वो सब कुछ किया कि नहीं। और जिस तरह से ये रिएक्ट करती है उससे तो आंसर यस ही लगता है। एनीवेज ये सब स्कूल के पिकनिक पर जा रहे होते हैं और जिस बस में ये जा रहे होते हैं उसी बस में एक पर्सन बार बार युन को देखे जा रहा होता है काफी टाइम से, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड उसे ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए कहती है कि वो सभी लड़कियों को इसी तरह से घूरे जा रहा था। बट ये पर्सन उसे ऐसे ही नहीं घूर रहा होता और कुछ देर बाद वो बस एंटर करती है एक अननोन सी जगह पर, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इन सबको किडनैप करके लाया हो यहाँ पर। और साथ ही कुछ देर बाद वो बेहोश करने वाली स्मोक गैस भी रिलीज करता है बस के अंदर, जिसमें से ये पर्सन पर्टिकुलरली युन को अपने साथ ले जाता है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक लैब में पाती है जहाँ पर टीवी में एक न्यूज चल रही होती है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और साथ ही हम यहीं पर डॉक्टर बैक और उसकी बहन को भी देख पाते हैं, जिससे जब युन अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो वो उसे सही समझ बताते हैं और साथ ही ये भी कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी और उसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों को, मींस कि वो लोग इसे सिर्फ यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए यूज करने वाले हैं ताकि वो उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 1975 में, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके वो लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर चुके होते हैं, इसलिए ये उन सबको मारने के लिए एक टीम बनाते हैं ताकि वो म्यूटेंट्स उन्हीं पर ही भारी न पड़ जाए, जिनमें से ये कैरेक्टर होती है फर्स्ट जनरेशन की म्यूटेंट, जो कि अपनी म्यूटेंट्स की टीम बनाकर उन लोगों की फैलाई गई मुसीबत को साफ करने का काम करती है। और एक लैब में जाकर ये हर एक चीज को तबाह करने लगती है उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और किसी लैब में ये लेडी भी होती है जो कि किसी तरह से जिंदा होती है खून से लथपथ, मे बी क्योंकि उसने खुद उन सभी लोगों को मारा होगा। अभी के लिए जब ये उस लैब से बाहर आती है तो ये पूरी तरह से खून से नहाई होती है और इसके भी सर में जोरों की दर्द होती है, जिससे इसे कुछ विजन्स भी दिखाई देती है जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। अभी के लिए हमें इसकी थोड़ी बहुत एबिलिटीज के बारे में जानने को मिलती है, जैसे कि ये मैटर को कंट्रोल कर सकती है और मे बी शायद ये टाइम को भी, क्योंकि हम इसके आसपास हवा में बर्फ को लहराते हुए देख पाते हैं। अभी के लिए ये जिस जंगल से होते हुए आगे बढ़ती है वहाँ पर भी इसका कोई पीछा कर रहा होता है, मे बी शायद वो इस पर काफी टाइम से नजर रखे हुए होता है, बट वो पर्सन इसे अभी के लिए दिखाई नहीं देता और उस पर्सन के बारे में भी हमें आगे जानने को मिलेगा वक्त आने पर। अभी के लिए ये लैब से निकलकर पहली बार दुनिया में एंटर करती है, जिससे इसे हर एक चीज कम्प्लीटली न्यू एंड यूनिक दिखाई देती है और पेड़ पौधे और पक्षियों को देखते हुए ये रोड पर चली जाती है जहाँ से गुजर रही होती है एक गाड़ी, जो कि स्टार्ट में तो इस पर चिल्लाते हैं इस तरह से रोड पर चलने के लिए, बट जब वो फिर भी कोई भी जवाब नहीं देती तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं अपने साथ। और इस कैरेक्टर का नाम होता है जो योंग, जिसे ये लोग इसलिए किडनैप करके ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो अपना घर इन्हें नहीं बेचना चाह रही होती और इसलिए ये उसे किडनैप करके लिए जा रहे होते हैं अपने बॉस के पास, जो कि जब उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है तो ये मना कर देते हैं कि उसने सब कुछ देख लिया है, जो कि ये बात कबूल भी करती है उन्हें उसके कार का नंबर और बाकी सारी डिटेल्स बताकर, जो कि जैसे ही उसे भी परेशान करने की कोशिश करते हैं वो उन सबको बुरी तरह से मार डालती है। इवन कि इसे भी सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं उनका बैंड बजाने में, जो कि खत्म होती है उस कार के एक्सीडेंट के साथ, जिसमें से जब हायोंग को होश आता है तो ये देखती है कि वो लड़की
लड़की एक बंदे को देख रही है, जिसे जैसे ही वो मारने के लिए आगे बढ़ती है तो हायोंग उसे रोक देती है ये सब ना करने के लिए। और कुछ देर बाद वो यहाँ पर 2 लोगों को कॉल करती है, पहले अपने अंकल को ताकि वो यहाँ से निकल सके और दूसरा एम्बुलेंस को ताकि उन लोगों की जान बच जाए। और उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है ताकि उन्हें पुलिस और बाकी सब का सामना करना ना पड़े। इस लड़की का भी वैसे कोई नाम नहीं बताया गया है इस कहानी में, तो इसे हम सीओ कह के बुलाते हैं ताकि हमें बोलने में आसानी हो जाए। और कुछ देर बाद ठीक यहीं पर आते हैं योंग के अंकल, जो कि सीओ को इस तरह से खून में लथपथ देखकर काफी घबरा जाते हैं कि उसे तो बहुत ज्यादा चोट आई है, जो कि कुछ देर बाद बेहोश भी हो जाती है। बट वो इतनी होश में जरूर होती है कि उसे हायोंग के साथ होने का एहसास होता है, जिससे उन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है आगे चलकर। अभी के लिए हायोंग के अंकल सीओ की सर्जरी करते हैं, सिंस कि वो ऑलरेडी एक डॉक्टर होते हैं, और ये सीओ की बॉडी से कई सारे ब्रश निकालते हैं जिससे वो होश में भी आ जाती है। बट ये घबरा कर उन्हें मारती नहीं, मींस कि ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसे किससे खतरा है और किससे नहीं। और कुछ देर में ही उसके घाव भी भर जाते हैं, जो कि एटलीस्ट इन्हें तो अजीब लगता है क्योंकि इस तरह से किसी का भी घाव नहीं भरता। साथ ही ये खुद भी एक मुसीबत में होते हैं किसी गुंडे की वजह से, और इसलिए वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस में नहीं करते ताकि वो और मुसीबत में ना पड़ जाए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक और लैब की तरफ, जहाँ पर भी हमें फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट को दिखाया जाता है, जो कि सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार रही होती है। बट ये एक तरह से पॉजिटिव रोल प्ले करती है, ना कि नेगेटिव। साथ ही इसका एक साथी भी होता है जो कि एक अमेरिकन होता है, और ये सब काम करते हैं डॉक्टर बेक के लिए। इनफैक्ट वो खुद ही इन्हें बुलाती है सीओ और जायुन को मारने के लिए, सिंस कि वो सबसे खतरनाक म्यूटेंट होते हैं इस जनरेशन के। और साथ ही वो उन्हें एक डिवाइस भी देती है जिससे वो उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, उनके गर्दन में लगे जीपीएस की लोकेशन को ट्रैक करके। तो वही हायोंग सीओ को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर इनका भी एक छोटा सा फार्म होता है, और साथ ही हायोंग का एक भाई भी, जो कि जब हायोंग का मुंह पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सीओ उसका हाथ पकड़ती है, और वो भी कस के। इन दोनों भाई बहन की अपनी एक स्टोरी होती है। हायोंग अपने डैड के मरने के बाद सियोल भागकर चली जाती है अकेले ही रहने के लिए, और उसके बाद से वो अब वापस लौटी होती है, और इसलिए उसका भाई उस पर थोड़ा सा नाराज होता है। बट हायोंग उससे बड़ी होती है, इसलिए वो उसके सामने नहीं झुकती, और इन दोनों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झड़प होती है, जिस पर सीओ ज्यादा फोकस न करते हुए खाने पर कॉन्सेंट्रेट करती है। जिसके एंड में हायोंग उसे उसका रूम देती है, साथ ही पहनने के लिए कुछ कपड़े भी, और वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि सीओ ने उसकी जान बचाई थी उन गुंडों से। तो वही इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं कुछ लोग, जो कि किसी और ही एजेंसी के म्यूटेंट होते हैं, और वो इन लोगों का पीछा क्यों कर रहे होते हैं ये बात यहाँ पर अभी क्लियर नहीं होती। बट इन सब के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, एक टॉप लेवल की फाइट, जो कि सच में काफी लंबी चलती है। और सिंस कि ये सब के सब म्यूटेंट होते हैं, कोई भी कितना भी चोट क्यों न सहले, कोई भी मरने का नाम नहीं लेता। एक बंदा तो सीख कबाब बनने के बाद भी मरता नहीं, बट ये भी कुछ कम नहीं होते, और ये तो अकेले ही उन दोनों की इतनी बुरी तरह से पिटाई करता है कि वो हार मानने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। तो ये पियक्कर बस एंजॉय कर रही होती है सब कुछ कार में बैठकर, और यहाँ से ये जाते हैं पूरे आइलैंड का चक्कर लगाने, क्योंकि इन्हें किसी भी नेक्स्ट जनरेशन म्यूटेंट का लोकेशन मालूम नहीं होता। ये सिर्फ अपने उस डिवाइस के बेस पर आगे बढ़ते हैं, जो कि सीओ के जीपीएस लोकेशन को कैच कर लेती है। बट ये अभी के लिए उसे मारने के लिए नहीं जाते, सिंस कि डॉक्टर ब्लैक ने कहा था कि वो सबसे खतरनाक म्यूटेंट में से एक है। तो वहीं सीओ का फिर से सर दर्द होता है, जिसमें कोई लेडी उसे अपने पास आने के लिए कह रही होती है, और इन सब से निकल जब वो फिर से नॉर्मल होती है तो उसे कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो कि ठीक उसी के घर की ओर आ रही होती है, जिन्हें रोकने के लिए हायोंग गन लेकर बाहर आती है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। और इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है, जब तक कि ये बोर होकर हायोंग पर अटैक नहीं करते, जिसे बचाने के लिए उसका भाई भी आगे बढ़ता है। बट फिर भी ये लोग उन दोनों पर काफी भारी पड़ते हैं, जिन्हें मार खाता देखकर सीओ फाइनली एंट्री मारती है घर के छत से कूदकर, और फिर जो वो उन्हें मारती है उसे देखकर तो भाई स्वाद ही आ जाता है। ये सब देखकर तो इनका मुंह खुला खुला ही रह जाता है। स्पेशली इस बंदे की एक्सप्रेशंस देखने वाली होती है, जिसकी फटी पड़ी होती है। ये सब कुछ देखकर काहे का माफिया बनेगा रे ये गुंडा। और ये सब कुछ खत्म होता है जब हायोंग इंटरफियर करती है उन सब के बीच, और उन्हें दोबारा कभी भी न आने के लिए कहती है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो। और इन सब से जो सबसे ज्यादा हैरान होता है वो होता है ये पर्सन, जो कि सीओ को एक एलियन समझता है उसकी ताकत की वजह से, जिससे उसकी बहन को लगता है कि कहीं उसके सर पर तो चोट नहीं आए। तो वहीं इस लेडी से मिलने आता है ये पर्सन, और जहाँ तक मुझे याद है जायुंग ने इसे मार दिया था पिछले एपिसोड में, तो फिर ये जिंदा कैसे हुआ। एनीवेज, ये यहाँ पर इसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है जायुंग के बारे में, कि उसने डॉक्टर बैक के लैब को तबाह करने के बाद शंघाई के लैब को भी डिस्ट्रॉय किया था। उससे ताकतवर कोई भी नहीं। और प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर ये होती है कि वो भी इसी इलाके में कहीं पर है, और वो भी खुद की एक टीम के साथ, जिससे लड़ना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी।
और सिन यहाँ से शिफ्ट होती है उसी टीम की तरफ जिसमें होती है ये लेडी, और इसका भी सर जायुंग ने पिचका दिया था पिछले एपिसोड में, इसलिए ये एक तरह से हैरानी वाली बात होती है कि ये भी जिंदा है। और ये सब जा रहे होते हैं सीओ को मारने, और इन्हीं की टीम में होती है जायोंग जो कि अभी के लिए तो इनके साथ नहीं होती। तो वहीं उन गुंडों का बास जाता है हायुंग के अंकल के पास ताकि वो ये जान सके कि जो लड़की उनके साथ रह रही है वो असल में आखिर है कौन, जिसके बारे में जब ये कुछ भी नहीं बताते तो वो लोग उसकी उंगलियां काट डालते हैं। जिसके जाने के बाद वो कॉल करता है हायुंग को, जो कि जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो सीओ को अकेला छोड़ने के लिए कहता है और साथ ही जमीन और घर को उस गुंडे को भी देने के लिए कहता है ताकि वो सब सेफ रहें। जो कि जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसका सामना होता है इन लोगों से, जो कि उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सीओ की सच्चाई बताने के लिए आए होते हैं कि वो लेडी असल में आखिर है कौन। और ये उसे लैब की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो खून खराबा कर रही होती है ताकि वो खुद ब खुद उसे अपने घर से बाहर निकाल दे। और सेम उसी लड़की के बारे में जानने के लिए ये लोग जाते हैं उस गुंडे के अड्डे पर, जो कि आधे दर्जन लोगों को मारने के बाद उससे उस लड़की का एड्रेस पूछते हैं, यहाँ तक के बदले में उसे एक मेडिसिन भी देते हैं जिससे वो भी एक म्यूटेंट बन जाएगा। अब एक तरफ जहाँ पर सीओ और ये पर्सन क्लोज हो रहे होते हैं एक फ्रेंड की तरह, तो वहीं हायोंग डरी सहमी होती है सीओ को लेकर, बट उससे भी बड़ी वजह होती है वो लेडी जिसने उसे अपने घर से भागने के लिए कहा होता है अपने भाई के साथ ताकि वो सीओ को मिसाइल और बाकी सब हथियारों से मार सके, जो कि एक तरह से हायोंग नहीं चाहती। इसलिए वो उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहती है बट एग्जैक्टली सच नहीं बताती कि किस बात के लिए। और अब यहाँ से 40 मिनट की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें एक तरफ ये लोग मिसाइल लिए सही मौके के इंतजार में होते हैं, तो वहीं इन लोगों के साथ वो गुंडे भी आते हैं जो कि इस बार इस दम पर आया होता है कि वो भी एक म्यूटेंट है और वो बड़ी आसानी से उस लड़की को मार देगा। इसलिए उनके आते ही ये सीओ को लेकर छत पर जाता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज का यूज करके वहाँ से मेन रोड की तरफ भागे और खुद अपनी सिस्टर को लेकर आने की बात करता है। तो वहीं ये लोग आते ही हायुंग को मार डालते हैं और उसकी ऐसा होते ही ये लोग अटैक कर देते हैं सीओ को मारने के लिए। और मिसाइल के अटैक होने पर ये लेडी आगे बढ़ती है उन्हीं की ओर, जिससे हमें हर तरफ से फुल टू धमाकेदार फाइट सीन देखने को मिलती है, स्पेशली इन लोगों की तरफ से जो कि म्यूटेंट होने की वजह से मरते नहीं। तो वहीं जब ये पर्सन हायुंग के भाई को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं ये लोग, बट इनका भी काम ये लोग आसान कर देते हैं सबको एक ही बार में मारकर, जिसके बाद तो इनके बीच में भी तगड़ी फाइट होती है स्टार्ट टू एंड। वैसे तो किसी को ये मारना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये सब अपने आप को हील कर रहे होते हैं, बट फिर भी ये वुमेन सक्सेसफुली एक म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाती है उसके सर में गोली मारकर। बट बाकी के 2 म्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जिससे लड़ते हुए इन्हें हायुंग के भाई को ही बचाना होता है उस गुंडे से। ये कोशिश तो जरूर करते हैं उसे बचाने की, बट शॉटगन की बुलेट उस लेडी के शरीर से होते हुए उस पर्सन की बॉडी में घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है कुछ देर बाद। तो वहीं सीओ की आंखें खुलती है जंगल के अंदर, जो कि शायद वहाँ से टेलीपोर्ट हुई होगी वहाँ से बचने के लिए, और उसको जंगल में देखती है ये लेडी जो कि उसको जिंदा देखकर हैरान होती है क्योंकि उसी ने उसके सर में गोली मारी थी लैब के अंदर। और एक बार फिर से जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो सीओ उसके सर में चाकू घुसा देती है उसे हवा में ही रोककर, और उसका यहीं पर हो जाता है दी एंड। तो वह इस तरह भी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है जोरों शोरों के साथ, जिसमें ये पहले तो एक बंदे को रास्ते से हटाते हैं और उसके बाद ये उस लेडी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। बहुत ही गंदी फाइट होती है यहाँ पर, जिसमें जब वो लोग उसे पूरी तरह से मारने के लिए शूट करने लगते हैं तो उस लेडी का साथी उन्हें फिर से इंटरप्ट करता है, जिससे वो लोग एटलीस्ट अभी के लिए तो पूरी तरह से नहीं मरते। तो वही कुछ देर बाद ठीक यहीं पर आती है सीओ और वो उनके एक मेंबर की लाश को घसीटते हुए भी लेकर आती है अपने साथ, बट वो इनको मारने के लिए नहीं आई होती, इसे तो उस गुंडे की बचानी होती है जिसने हायोंग और उसके भाई की जान ली थी। बट जब वो उसको भी उंगली करते हैं तो वो उन्हें इतनी बुरी तरह से मारती है कि मजा ही आ जाता है सब कुछ देखकर। पहले तो ये एक बंदे का पूरा हाथ 3 को में बिखेर देती है और उसके बाद वो इस लड़की को इतनी जोर से मारती है कि वो हवा में बॉल की तरह उछल जाती है। और जब ये भी आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए तो इसका भी वही हाल होता है। और जब इन सब के बीच में इसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये फिर से टॉर्चर करने लगती है उस गुंडे को, पर वो लोग भी रुकने का नाम ही नहीं लेते और इस पर बार बार अटैक करने लगते हैं। पर इसकी ताकत के सामने वो लोग कुछ भी नहीं होते। ये तो उनके सामने कुछ इस तरह से होती है कि चींटी के सामने जूता, और इसे तो उन्हें हाथ भी लगाना नहीं पड़ता, ये तो बस अपनी शक्तियों से ही उनका बुरा हाल कर देती है और वो भी उन्हीं के हाथों से।
तो वहीं वो बंदा फिर से इसे लड़ने के लिए आता है, बट इस बार अपने दूसरे हाथ को रीजनरेट करके, इसलिए ये उसे दूसरे तरीके से मारती है और कंकड़ पत्थर को उसके आसपास इतनी तेजी से घुमाती है कि उसका पूरा शरीर कण कण बिखर जाता है, जिसे दोबारा ठीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब बच जाती है तो ये लेडी जिसकी फटी पड़ी होती है ये सब कुछ देखकर, जिससे ये दोबारा नहीं उलझना चाहती। और ठीक यहीं पर आती है जायोन, पहले एपिसोड की खलनायिका, जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है क्योंकि ये उन्हीं की टीम में जो होती है। बट यहाँ पर यून उससे लड़ने के लिए नहीं आई होती है, बल्कि ये तो उसे ढूंढ रही होती है इनके जरिए, क्योंकि सीओ उसकी जुड़वा बहन जो होती है, और अपनी बहन के साथ उलझने के लिए वो उसका सर पकड़कर अलग कर देती है उसके धड़ से। और साथ ही वो उसे पूरी स्टोरी भी सुनाती है कि वो तो उसे बहुत पहले ही ढूंढ चुकी थी उस लैब में, बट उसकी शक्तियाँ इतनी कमजोर देखकर उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, क्योंकि उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं हो सकती। बट फिर भी वो उसे जंगल में फॉलो कर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था अपने इंस्टिंक्ट पर। और ये उसे इसलिए ढूंढ रही होती है ताकि वो अपनी मॉम को ढूंढ सके उसके जरिए, जो कि सिर्फ इसे ही कनेक्ट कर पा रही होती है टेलीपैथी के जरिए। और इसे जो विजन आ रहे होते हैं वो उसकी मॉम की ही होती है, जो कि किसी लैब में बंद होती है अभी तक। और यहाँ से जाने से पहले सीओ उन दोनों को देखती है, सिंस कि ये इमोशनली कनेक्ट हो चुकी होती है उन दोनों से। और इसलिए युन उसे कहती है कि वो उन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकती है उस सीरम के जरिए, बट उसके बाद वो लोग इंसान नहीं रहेंगे, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही मरने देने के लिए कहती है इंसानों की तरह, और उस सीरम को इंजेक्ट कर देती है सीओ की गर्दन में, ताकि वो भी अपनी पूरी एबिलिटीज को यूज कर सके, जिसका एहसास शायद उनकी मॉम को भी होता है, जो कि अभी भी बंद होती है कहीं पर। और उसके बाद यून उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के कुछ देर बाद ये लोग फिर से होश में आते हैं, सिंस कि ये भी म्यूटेंट होते हैं और मर नहीं सकते। और ये लेडी कॉल करती है इस पर्सन को, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर होता है अपने गैंग के साथ, जिससे ये हेल्प मांगती है उन्हें रोकने के लिए। और ये मूवी हो जाती है खत्म, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि इसका थर्ड पार्ट जरूर आएगा, मे बी अगले 1-2 साल में। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैव अ ग्रेट डे।